हाँ, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ लिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तो हमने इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने कंसिडरेशन स्टार्ट किया था। कंसिडरेशन में मैंने बताया था कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ओके, इट मे मूव फ्रॉम किसके पास से? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मे बी इनएडिक्वेट। ओके, बाद में और क्या था? इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इंग्लिश लॉ में पास्ट वाला कंसिडरेशन नहीं चलता है। बाद में और क्या पढ़ा था? इट मस्ट बी रियल। ठीक है, मतलब किसी की ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन नहीं बन सकती। इट मस्ट बी रियल। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो वो करने वाला है, विच ही वॉज नॉट बाउंड टू डू। उसने वो करने की जरूरत नहीं थी, वो आपके लिए कर रहा है। आपके लिए करने की जरूरत नहीं थी, वो आपके लिए कर रहा है, तो उस केस में उसे कंसिडरेशन माना जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बोला था टाइटैनिक डूब रही है, टाइटैनिक का जो कैप्टन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। तो कैप्टन वही करेगा ना जो उसका काम है। क्या काम है उसका? शिप को बचाओ या फिर पैसेंजर्स को बचाओ। तो वो पैसेंजर्स को बचाने के लिए और पैसे मांगता है, तो वो जो काम करने वाला है बचाने का, वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ही वॉज बाउंड टू डू इट। बाउंड टू डू इट मतलब क्या? उसको वो करना ही था। ठीक है, उसकी वो क्या थी? ऑब्लिगेशन थी। इस वजह से वहां पे क्या कहा जा सकता है कि वो पेमेंट मतलब क्या है, वो ये नहीं बोल सकता मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे एसेट दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन मतलब क्या? जो फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है। ठीक है, आगे कंसिडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए? अनलॉफुल होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, इमोरल होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाद में थर्ड पर्सन की तरफ से सूट फाइल किया जा सकता है, हाँ या ना? जनरली नो। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, प्रीविटी मतलब प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी जो है वही वहां पे इंटरफेयर, मतलब इंटरफेयर इन द सेंस सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मैं केस कर सकता हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सामने वाला कर सकता है। बट थर्ड पर्सन आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर। ठीक है, लेकिन कुछ केस में अलाउ किया है। फैमिली सेटलमेंट में याद है, और कहां पे किया गया? बेनिफिशियरी ट्रस्ट में। ओके, आगे एजेंसी, आगे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, आगे एक्नॉलेजमेंट। ओके, और असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। जिसे बेनिफिट दिया है वो भी केस कर सकता है अगर उसे बेनिफिट नहीं मिला तो। और एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। अगर हम अपनी लायबिलिटी किसी पर्सन के टुवर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाद में वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। ऐसा भी हमने वहां पे पढ़ा था। बाद में क्या पढ़ा था? ऑब्लिगेशन और कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड। लैंड से जुड़े कंडीशंस वो फॉलो नहीं किए तो कोई भी फैमिली मेंबर केस कर सकता है, इवन दो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? वैलिड या वॉइड? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? वॉइड होता है। बट कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कौन कौन से? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और वो कैसे होने चाहिए? राइटिंग में और रजिस्टर्ड होने चाहिए। आगे क्या है? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कुछ एग्जाम्पल याद है क्या? इसके लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? जय विदु का एग्जाम्पल दिया था, कैटरिंग का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, बसंती और विदु की शादी हो जाती है, बाद में हाँ याद आता है उसे। ठीक है, शादी धूमधाम से होती है, बाद में उसे याद आता है। हाँ, क्या याद आता है? पैसे मतलब उसको देने हैं। मतलब पहले तो उसने वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड की थी, अभी वो पेमेंट करना चाहता है। वॉलंटरी सर्विस कभी भी कंसिडरेशन नहीं होती है, बट वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। कितना टाइम लिमिट होता है? अगर किसी को पेमेंट दिया 3 साल, किसके लिए? कहां, कब से 3 साल केस करने के लिए? ड्यू डेट से नहीं, जब से डिफॉल्ट किया। समझा गया? अगर उसने ड्यू डेट पे पेमेंट किया हो तो कोई सवाल ही नहीं आता ना। अगर जब डिफॉल्ट किया उसके बाद में 3 साल का टाइम बताया जाता है तो 3। बट ड्यू डेट इज नॉट डेफिनेशन। ड्यू डेट पे पेमेंट भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है, तो ड्यू डेट नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट डेट। क्लियर? ड्यू डेट के दिन क्या हो सकता है? पेमेंट हो भी सकता है, पेमेंट नहीं भी हो सकता। तो हर ड्यू डेट डिफॉल्ट डेट नहीं होती है। समझ आ गया? जिस दिन डिफॉल्ट किया उसके 3 साल में केस कर सकते हो, और 3 साल में केस नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, खत्म हो जाएगा। अनइन्फोर्सिबल जिसे बोल। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या बन गया? अनइन्फोर्सिबल।
क्लियर? तो अभी पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और बाद में सामने वाला पर्सन बोलता है तुम्हारे पैसे मैं वापस कर जाऊं, तो पहले जो पैसे दिए थे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो कैंसिल हो गया ना, फिर भी मैं पैसे वापस कर जाऊं तो क्या दिख रहा है, मैं पैसे वापस कर जाऊं, सामने वाले से क्या मिला, कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो मिला था वो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, अनइन्फोर्सिबल हो चुका है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था, एजेंसी। क्लियर? आगे एजेंसी केस में भी कंसिडरेशन एजेंट को देना ही पड़ता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, आगे कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट के केस में भी कंसिडरेशन नहीं होता है। अगर प्रॉपर गिफ्ट दे रहे हो तो कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब क्या, हमने गिफ्ट दे दिया बदले में कुछ नहीं लिया। आगे बेलमेंट, ठीक है, तो बेलमेंट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। याद है क्या, बेलमेंट क्या होता है, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ठीक है, काम कंप्लीट होने के बाद में पोजीशन वापस लेंगे तो उसे बोलते हैं बेलमेंट। तो उसमें भी कंसिडरेशन के लिए हो सकता है या विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। जिसकी आपने आपके दोस्त को बाइक दे दी, उसे काम था तो बाइक दे दी, तो ये क्या है, बेलमेंट है, टेम्पररी पोजीशन दे दिया। और ये कौन सा है, ग्रेटिशियस या नॉन ग्रेटिशियस? ग्रेटिशियस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे कहां पे लेंगे उसके पास से, नहीं लेंगे ना, ये कौन सा है, ग्रेटिशियस है। आगे चैरिटी, चैरिटी के केस में भी वहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी वैलिड है। तो कौन कौन से केसेस पड़े जहां पे कंसिडरेशन ना हो तो भी वैलिड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार्ड डेट्स, बेलमेंट, एजेंसी, चैरिटी, ठीक है, एंड कंप्लीटेड गिफ्ट। इसमें अगर कंसिडरेशन ना हो तो भी चलेगा, वैलिड रहता है, वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें माइनर स्टार्ट किया था ना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर हमने स्टार्ट किया था। माइनर मतलब जिसका एज 18 से कम। क्लियर? 18 से ज्यादा हो गया तो उसे हम क्या बुलाएंगे, मेजर। तो 18 से कम है, ठीक है, तो ऐसी केस में क्या, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। याद है, ये भी पढ़ा था हमने, कौन सा केस स्टडी उसके ऊपर, मोरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। ठीक है, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि माइनर कभी लायबल नहीं होता। ये चीजें मैं वो बोल रहा हूं जो अभी तक हमने पढ़ी है। बाद में दूसरा क्या पढ़ा था, हाँ, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मेजर बनने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? जब माइनर था तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया था, वॉइड। एक बार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया बाद में कभी वैलिड नहीं हो सकता। इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो माइनॉरिटी में बनाया था 17 साल में, वो उसी वक्त वॉइड हो गया, उसे बाद में एक्सेप्ट करके वैलिड बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद में हमने पढ़ा था माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी आती हो तो वॉइड है, और कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को बेनिफिट मिल रहा हो तो वैलिड है। समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के ऊपर लायबिलिटी आती हो तो क्या है, वॉइड, और बेनिफिट मिलता हो तो वैलिड। बेनिफिट मिलता हो तो क्या, वैलिड। यहां पे माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर खुद को बचा सकता है, खुद को डिफेंड कर सकता है। याद है आगे क्या पढ़ा था, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज के लिए वो खुद लायबल है या उसकी प्रॉपर्टी। नेसेसरीज का मतलब क्या है, क्या क्या आता है उसमें, फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, शेल्टर, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये उसमें आ जाता है। क्लियर? तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो किसको सप्लाई की गई, उसको या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको सप्लाई की। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, उसको खुद को सप्लाई की या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको सप्लाई की। और क्या था, वो तभी सप्लाई की जब उसको जरूरत थी। याद है क्या मैंने आपको बोला कि उसके पास क्या बोलते हैं, खाने के लिए सादा खाना है, आप उसे अच्छा वाला खाना दिलाते हो तो उस केस में वो नेसेसरी समझी नहीं जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? क्या हो गया? कुछ नहीं। हाँ, गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस, गार्डियन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो माइनर के नाम पे वो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो गार्डियन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? उसके आगे नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड था वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू करो, ऐसी जब रिक्वेस्ट की जाती है तो मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट की है। तो माइनर के खिलाफ ऐसे हम केस कर सकते हैं क्या? नहीं, ये माइनर के साथ जो एग्रीमेंट की वो क्या है, वॉइड।
तो वॉइड है तो उसे सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसे परफॉर्म करो स्पेसिफिक जैसे डिसाइड था ऐसा तो कहा जा नहीं सकता है। आगे हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंट हो सकता है माइनर, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कभी लायबिलिटी आती ही नहीं। उसके बाद में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आ सकता है यस, बेनिफिट के लिए, बेनिफिट के लिए आ सकता है ना, यस। माइनर कैन बी एन एजेंट, एजेंट बन सकता है, क्यों, माइनर एजेंट बन सकता है, क्यों, 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 हाँ देखो जब वो एजेंट बनता है हु इज लायबल, प्रिंसिपल, तो उसकी खुद की वैसे भी लायबिलिटी नहीं आती है ना, तो इस वजह से एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बनेगा। क्लियर। आगे माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स एंड गार्डियन, मतलब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिससे गार्डियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, गार्डियन लायबल नहीं होते माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए। आगे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, आप बोलो दोनों ने मिलकर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब मैं हूं और मेरे साथ माइनर, हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं लायबल हूं, मैं मेजर जो पर्सन है वही लायबल है, ओके, माइनर लायबल नहीं होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था श्योरिटी फॉर माइनर, माइनर के लिए श्योरिटी बनते हो तो ऑब्वियसली लायबिलिटी वहां पे रहेगी, ठीक है, तो गारंटी देते हो तो उस केस में माइनर की जो उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए आप लायबल बन जाते हो। माइनर शोल्डर, जनरली वो शोल्डर नहीं बन सकता, जनरली वो शेयरहोल्डर्स नहीं बन सकता, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बन सकता है, ठीक है, जैसे कि गार्डियन के थ्रू, ओके, वो फुल्ली पेड अप शेयर्स वहां पे लेना चाहता है तो ऐसे केस में कुछ अलाउड है, बट उसके डिटेल में प्रोविजंस यहाँ पे नहीं दिए, ले कंपनी में मिलेंगे बाद में। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स का मतलब क्या है, सिविल रॉन्ग, याद है क्या एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए, नहीं टॉर्ट का कुछ एग्जाम्पल बताया था, मान लो ठीक है आपके घर पे एक डॉगी है, वो छूट गया और वो भागते हुए गया किसी को, हाँ ठीक है काट लिया, हाँ नहीं वो भी जोर से, वो भी जोर से, तो ऐसी केस में अभी यहां पे देखो आपने जानबूझ के किया है, नहीं किया, अगर ये गलत तो हुआ है, ठीक है, बट ये जानबूझ के नहीं हुआ है, मतलब हमने इंटेंशनली, जब आप इंटेंशनली कुछ करते हो, ठीक है, तो उस केस में उसे क्राइम कहा जा सकता है, बट इंटेंशनल नहीं किया तो उस केस में वहां पे क्या हो जाता है, टॉर्ट। लेकिन आपने उस कुत्ते को छोड़ के बोला छो छो छो, हाँ, और वो जाके किसी को काटता है, किसी के ऊपर आपने छोड़ दिया उसे, तो ये क्या हो जाता है, क्या क्राइम हो जाएगा, ये क्राइम हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशनली आपने सामने का क्या बोलते हैं, हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर तो मतलब कम से कम हो ही जाएगा ना, ये तो ऐसे केस में, ओके, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुत्ता छोड़ दिया उसके ऊपर और कुत्ता भाग के उसे काट लेता है, इंटेंशन, ठीक है, तो वो बहुत सी बार आप जो यहाँ पे कर रहे हो, ओके, वो क्राइम में नहीं जाता, तो क्राइम में नहीं जाता तो कहां पे जा सकता है, टॉर्ट में। क्राइम में क्रिमिनल माइंड होता है, मतलब हमें कुछ तो भी गलत करना है, ये माइंड होता है, और दूसरे केस में क्या होता है, गलती हो गई बट इंटेंशनली की, ऐसी नहीं, समझ आ गया। तो टॉर्ट्स के लिए माइनर लायबल है क्या, यस, बट वो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसके लिए कैसे लायबल बनाया सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भी एक तरह से टॉर्ट ही है ना, गलत बात है, सही है क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, आप जो प्रॉमिस देते हो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो ये जो आपने वादा किया, ये जो आपने प्रॉमिस किया वो तोड़ना सही बात है, सही है कि नहीं, गलत है ना, गलत है, मतलब कहां पे आ जाएगा, टॉर्ट में, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये गलत ही है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भी गलत है, बट कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ बना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड है ना, तो वॉइड है मतलब उसको कोई लीगल इफेक्ट है ही नहीं, तो उसे तोड़ने का सवाल ही नहीं आता, इस वजह से क्या बोला है, माइनर इज लायबल इन टॉर्ट एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट टॉर्ट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्लियर, अदरवाइज माइनर लायबल है, क्लियर, कोई डाउट, ये पॉइंट्स यहां तक हमने पढ़ा था, जितना मुझे याद है यहां तक हम पहुंचे थे, करेक्ट है ना, ठीक है, अभी स्टार्ट करना है साउंड माइंड एंड अनसाउंड माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड कब कहते हैं, साउंड, हाँ, एक्टिव, मैं साउंड माइंड, थैंक यू, हाँ,
अरे आजकल मतलब कुछ दिनों से मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपको लगता होगा साउंड माइंड के या अनसाउंड माइंड के है, ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं सर क्लास में, ठीक है, तो वहां पे साउंड माइंड मतलब क्या, पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब क्या सही गलत है, जो सोच सकता है ना वो साउंड माइंड का होता है। सिंपल बात है ना, साउंड माइंड मतलब क्या, जो प्रॉपर्ली सोच सकता है, समझ सकता है, उसे हम साउंड माइंड बोलेंगे। अभी आपको पता है, अभी आपको पता है प्रॉपर्ली आप क्या सही क्या गलत सोच सकते हो, तो आप क्या है, साउंड माइंड के। क्लियर? पढ़ाई करना सही है ना, तो क्यों नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? अब वो पता है कि ये चीज आपके लिए सही है, फिर भी नहीं करते, मतलब क्या, आंसर, ठीक है। तो कहना यहां पे है कि जो चीजें सामने चल रही है, जो ठीक से समझ सकता है, उसे सोच सकता है, उसे साउंड माइंड का कहा जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो, जब नॉर्मली हम साउंड माइंड के है, बट किसी ने एक दिन वहां पे, हाँ ठीक है, थोड़ी नहीं ज्यादा, हाँ ठीक है, थोड़ी नहीं ज्यादा, मतलब क्या है कि कितनी एमएल, हाँ बहुत पता है कौन है 180 वाला, हाँ हाँ हाँ। तो सच में उसने ड्रिंक ले ली, ठीक है, ड्रिंक ले ली तो इफेक्ट वहां पे होना ही है, उसमें पौवा ले लिया तो और बड़ा इफेक्ट होगा, ठीक है। ठर्रा जो नहीं पता, हाँ ठीक है। तो हाँ ध्यान दो, ये बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके कंसेप्ट में है। तो जब वो ड्रिंक ली जाएगी, जब वो उस हालत में होगा, उसने इतनी ड्रिंक ली है, ठीक है, तो वो क्या सही गलत वो सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा उस वक्त, नहीं। तो समझ में आ गया ना, मतलब यहां पे क्या हो गया, नॉर्मली वो पर्सन क्या रहता है, साउंड माइंड का, बट जब उसने ले ली, ठीक है, तो उस केस में उसका बैलेंस बिगड़ गया, मतलब वो सोच नहीं सकता, मतलब वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। फिर से दूसरे दिन सुबह क्या, साउंड माइंड का हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है एक पर्सन कभी कभी साउंड माइंड का, कभी कभी अनसाउंड माइंड का, बाद में इवन उसे एक कुछ मेडिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो मेडिकल की बात करो तो मेडिकल में ऐसा भी वहां पे होता है कि कुछ मतलब एक लेटर से जब उनका ट्रीटमेंट ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी वो पर्सन सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि किसी भी टॉक्सिक या मतलब क्या किसी भी चीज के अंदर वो अगर प्रॉपर्ली सोच नहीं पाता है तो वो क्या है, उस वक्त अनसाउंड माइंड का समझ आएगा। अनसाउंड माइंड का मतलब हमेशा पागल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पागल भी अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल पीपल जो है वो बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ सम कुछ आपने कंज्यूम कर लिया, इस वजह से कुछ देर के लिए सोच समझ नहीं पा रहे, ऐसा भी हो सकता है, उस वक्त आप अनसाउंड माइंड के हो। मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी अपने पास, आपने ये मूवी देखा है अपरिचित, देखा है अपरिचित, उसमें वहां पे क्या है कि वो नॉर्मल रहता है, बीच में से मतलब वहां पे ऐसा हो जाता है वो बीच में, हाँ बाल अचानक ही आगे आ जाते हैं वो उसके ऐसे आगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसा अचानक से हो जाता है। बाद में गजनी उसमें भी वहां पे वैसे दिखाया है। बाद में मराठी मूवी देखते हो नाना मामा, देखा है किसी ने? अरे उसमें क्या दिखाया है, उसमें मकरंद अनासपुरे जो एक्टर है उसका क्या हो जाता है कि उसे अगर जोर से आवाज आया तो बच्चा बन जाता है। बच्चा मतलब वो कौन से 6th या 7th ईयर में चला जाता है उसके, ठीक है। हाँ मुझे उठा लो ना, ऐसा मतलब वो प्रॉपर्ली बच्चे जैसे एक्टिंग करने लगता है, ऐसा वहां पे दिखाया, क्योंकि उससे भी वहां पे कुछ इंसिडेंट्स हो गया होता है उस साल में। हाँ ध्यान दो, कुछ इंसिडेंट्स उस साल में हो गया, इस वजह से उसको आवाज बड़ी आ गई तो फिर से बच्चा बन जाता है। तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो गया कि वो नॉर्मली क्या रहते हैं साउंड माइंड के, बट कभी भी क्या हो जाएंगे अनसाउंड माइंड के। तो उन्होंने कब कॉन्ट्रैक्ट किया तो चलेगा साउंड माइंड, और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो थे अनसाउंड माइंड, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। क्या होगा, वॉइड, बिकॉज यू मेड कॉन्ट्रैक्ट विथ इनकम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। वो कंपिटेंट पर्सन नहीं था, इसेंशियल पूरे नहीं हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? साउंड माइंड का मतलब यहां पे क्या दिया है क्या
अंडरलाइन का, इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट, वो समझ सकता था और समझदारी से डिसीजन ले सकता था। साउंड माइंड का मतलब क्या, वो उस वक्त समझ सकता था और समझदारी से डिसीजन ले सकता था, ऐसे पोजीशन में हो तो उसे साउंड माइंड कहा जाएगा। वंस अगेन, ये क्या, ही अंडरस्टैंड इट एंड ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल डिसीजन। रैशनल मतलब क्या, समझदारी वाले, सही डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मूवी मैंने देखा है, शायद से आई थिंक नसीब, गोविंदा की मूवी है, गोविंदा की, उसका ब्रेकअप हो गया होता है, ठीक है। तो ऐसा वो बहुत रीच दिखा है, ठीक है। देखा है किसने मूवी, लोगों ने देखा है ना, हाँ। तो उस मूवी में क्या दिखा है, वो रात को गोविंदा जो है वो उसकी गम में आगे पीने के लिए बैठता है, बाहर जाके, वहां पे बार हो गया, वहां पे कहीं पीने के लिए बैठता है, ठीक है। तो पीने के लिए बैठने के बाद, चढ़ने के बाद में वहां पे कादर खान वहां पे ही आके बैठता है, वो भी वहां पर ड्रिंक लेता बैठता है। तो उससे जाके बातें करता है, वो कहता है कि तू आज से मेरा दोस्त है, आज से तुझे मैंने मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे दे दी, ये सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा है। घर जाके जबरदस्ती घर लेके जाता है उसे, बिस्तर पे वो सोएगा, मैं नीचे सोऊंगा, मतलब तू मेरा भाई है, एसेट्रा चलता है। और जब उससे सुबह होश आता है तो ये कौन सोया बेड पे, लात मार के निकाल देता है। ऐसा 2-3 बार वहां पे चलता है। अभी उसने पीने के बाद में इतने कमिटमेंट्स किए, ये जो है वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये जो बंगलो है वो तुम्हारा है, ओके, वो सब कुछ उसने बोल दिया उसको, ठीक है। अभी वो सुबह उठ के बोलता है, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली कादर खान ने, और बाद में वहां पे दिखाया जाता है कि नहीं, इसने सच में बोला था, समझा गया, सब बोला था उसने, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग भी है, वो प्रूफ भी है, ठीक है। तो उससे एग्रीमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, नहीं, क्यों, उस वक्त वो सोचने समझने के हालत में नहीं था। बाय कोई डाउट है, समझा एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पे देखो, हाँ, a person who is usually unsound mind, बोल के मुझे भी, हाँ, but occasionally of unsound mind may not make, ठीक है, may not make a contract when he is of unsound mind, ठीक है। अंडरलाइन करना, वो नहीं बना सकता कॉन्ट्रैक्ट when he is of, भाई को पैसे भागो ठीक है, हाँ, चलो। A patient in lunatics, okay, who is at interval of sound mind may contract during those interval। मतलब मैंने वही बोला कि जब वो जनरली वो पागल है, बट वो एक नॉर्मल फेज में जब रहता है तब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वैलिड रहता है। मतलब सिंपली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट ही वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्लियर है, ठीक है। बट ये प्रूव करना वंस अगेन बहुत डिफिकल्ट जाता है, उस वक्त तो साउंड माइंड का था या नहीं था, ये प्रूव करना सच में डिफिकल्ट रहता है। क्लियर। तो यहां पे पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वक्त क्या है, वॉइड, अंडरलाइन करना वॉइड। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड। क्या बात है, सिंपल एक ही लाइन है ना, साउंड माइंड का जब है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, बात खत्म, अदरवाइज वॉइड है। आगे, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, दो बताए, जनरली वो साउंड माइंड का होता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड का, और दूसरा क्या, जनरली वो अनसाउंड माइंड का होता है, कभी कभी साउंड माइंड का होता है। एग्जांपल, विश्वजीत किसमें आता है, हाँ, ठीक है, मतलब हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है, कभी कभी साउंड माइंड का, उसका बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। और हमेशा साउंड माइंड का रहता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, ये दो, हाँ। रोहन सर, ठीक है, हाँ, हर एक पर्सन कभी ना कभी अनसाउंड माइंड का होता ही है, ठीक है, कभी ना कभी, हाँ। ओके, तो ऐसी केस में याद एक ही है, रूल एक ही है, रूल क्या, जब वो साउंड माइंड का था तब कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वैलिड है। क्लियर। सो मे मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ, मे नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वही मीनिंग है।
मतलब साउंड माइंड का जब था वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिसक्वालिफाइड पर्सन बिसाइड्स माइनर एंड अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्सन, अंडरलाइन करना कौन से अदर पर्सन जिसके इन कंपनी इसमें दिया है फॉलोइंग पर्सन, फॉरेन सर्जन एंड एम्बेसडर्स, मतलब फॉरेन पर्संस, फॉरेन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दूसरा एलियन एनिमी, मतलब क्या, जिस कंट्री के साथ वॉर हुआ वहां के लोग अपने लिए क्या, इससे हम क्या कहेंगे, देश का दुश्मन इन शॉर्ट, ठीक है, देश का दुश्मन। क्लियर। आगे कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन कन्विक्स, कन्विक्स मतलब क्या, कन्विक्स मतलब क्या, हाँ जेल में जो है कि जिनके ऊपर इल्जाम है कि जिनको वहां पे क्या है कि बेसिकली इम्प्रिजनमेंट में है, ठीक है, लिख देना इन इम्प्रिजनमेंट, इन इम्प्रिजनमेंट। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो अभी इनकैपेबल है आपकी परफॉर्मेंस या प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी तो कौन कौन से पढ़े, माइनर, दूसरा कौन सा अनसाउंड, तीसरा कौन सा अदर्स, अदर्स में कौन आता है, फॉरेन एम्बेसडर्स, बाद में और क्या कौन आता है, एलियन एनिमी, आगे कॉन्विक्ट्स, ओके, और कौन इंसॉल्वेंट। तो ये लोग जो है वो एडिशनली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। ये माइनर में हमने सभी पॉइंट्स पढ़ लिया। माइनर क्या है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, बाद में माइनर कैन नॉट रेटिफाई, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वाइड ऑफ इनिशियो होता है, माइनर इज लायबल, सॉरी माइनस लायबिलिटी, माइनस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेसेसरीज, ठीक है। बाद में हमने क्या पढ़ा, माइनर कैन नेवर बिकम इंसॉल्वेंट, बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट माइनर इज नॉट अलाउड, और क्या था, माइनर एजेंट बन सकता है, बाद में शेयरहोल्डर नहीं बन सकता, बाद में माइनर और मेजर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो मेजर रिस्पॉन्सिबल है, बाद में गार्डियन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, यस यस, ओके, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए परमिशन कोर्ट की, क्लियर। तो ये कुछ देखा साउंड एंड अनसाउंड माइंड में, दो टाइप देखे, जनरली ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड, ओके, जनरली ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभी साउंड माइंड। तो उसमें कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, साउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता हो, वॉइड, जिसको लीगली आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जाओगे कोर्ट के सामने तो भी वो हकाल देंगे या निकल, ओके। तो ऐसा वहां पे कब होगा, अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट लेके गए, कब वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो बोलेंगे हम सपोर्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि आपका एंटरटेन ही नहीं करेंगे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है, मायने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, निकलो यहां से, समझ आ गया। वो एंटरटेन करने का जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसे लॉ का सपोर्ट ही नहीं है, तो कोर्ट में जाके क्या केस लड़ेंगे, समझ आ गया, ठीक है, कोई डाउट, नो, ओके। तो यहां पे अगला फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में से दो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, वन वॉज कोर्शन एंड दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो देखो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, अंडरलाइन करना, parties are said to have consented when they not only agreed upon same thing, underline करना, but also agreed upon that thing in the same sense, ठीक है। मतलब ऐसा क्लास में होता है ना कि मैं कुछ बोलता हूं आप कुछ और सोच के हंसते हो, ऐसा होता है ना, हाँ, मतलब मैं कुछ और बोलता हूं आप हंस रहे होते, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हंस रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत से बात तो मतलब अभी तक मुझे समझा नहीं कि क्यों हंस रहे थे उस पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो ये जो था ठीक है, ये जो था अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ओके, ये सेम सेंस में नहीं था, मतलब वहां पे फ्री कंसेंट नहीं थी। भाई मुझे समझाइए ना, मतलब मैं किस बात के लिए, आप किस बात के लिए हंस रहे हो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे फ्री कंसेंट नहीं थी। सेम सेंस मतलब क्या, जिस तरह से मैं जो बोल रहा हूं और जिस तरह से बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो उसे फ्री कंसेंट बोला जाएगा, समझ आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपने सुना है 1 ग्राम ज्वेलरी होती है, 1 ग्राम ज्वेलरी, मतलब वो 1 ग्राम मतलब डुप्लीकेट होती है, उसे अच्छा नाम दिया है, सुनने के लिए अच्छा लगता है 1 ग्राम ज्वेलरी। उसके ऊपर कहा जाता है कि 1 ग्राम का क्या होता है, उसमें 1 ग्राम का गोल्ड होता है, ठीक है, होता है
लेकिन मुझे कैलकुलेशन नहीं समझा, अगर 1 ग्राम उसमें है, 1 ग्राम उसमें है, ठीक है, तो 1 ग्राम की कीमत मार्केट में 3,500 है, तो 2-2,500 में कैसे मिलता? एक ग्राम अगर गोल्ड यूज किया है तो मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 3.5, जो अभी 3,400 चल रहा है, लगभग 3,400 तो होना चाहिए ना, तो 2,000 में मिल जाता है। मतलब 1 ग्राम का कोई लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है? हाँ बोलो, इनको पता है। हाँ, हाँ? मैंने भी उनको क्वेश्चन, मैम को भी पूछा, ये है क्या 1 ग्राम बोलते हैं, अरे और किसमें कितना 1 ग्राम, वो तो बता दो। मतलब 50 किलो लोहे में 1 ग्राम सोना, ठीक है, या 10 किलो लोहे में 1 ग्राम, क्या है, क्या मिक्स करके वो बनाते हैं? हाँ, कौन? हाँ, तो देखो ध्यान दो, वो ज्वेलरी तो दिखने में एक जैसी दिखती है, मतलब वैसी लगती है, मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेट समझ में नहीं आता, बहुत सी बात, ठीक है। तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो गया कि एक पर्सन जो है, एक पर्सन वहां पे जाके देख लेता है, बाहर जो पढ़ लेता है 1 ग्राम ज्वेलरी, एक्चुअली 1 ग्राम ज्वेलरी मतलब डुप्लीकेट ही है, ठीक है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है, वो क्या करता है कि वो गोल्ड की ज्वेलरी मान के परचेस कर लेता है। समझ आ गया? तो ऐसी केस में क्या हो गया, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और समझ रहा है, सेम सेंस नहीं है। समझ आ गया? बाद में अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है कि क्या है कि आपको जॉब जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करना है, यूके में करना है, ठीक है, यूके में करना है, तो वो खुश हो, यार अच्छी बात है, यूके में जॉब करना है, यूके में, ठीक है, तो मैं आऊंगा, मुझे आना है, ठीक है। और बाद में पता चलता है यूके मतलब उड़ी कांचन, उत्तराखंड, जो भी है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हो गया, वो जो है वो एक बात पे एग्री नहीं होते, सेम थिंग पे एग्री नहीं होते, वह सेम थिंग सेम सेंस मिसिंग हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं और आप जो समझ रहे हो, इसमें हमेशा अंतर हो सकता है। अगर ऐसा अंतर है तो फ्री कंसेंट नहीं है। करेक्ट है? कोई डाउट है? तो यहां पे क्या फ्री कंसेंट कब अगले पेज पे दिया हुआ है फ्री कंसेंट का, वहां पे लिख देना कंसेंसस एडेडम, कंसेंसस लिख देना हेडिंग, कंसेंसस एडेडम, CONSENSUS, कंसेंसस, एड AD, एडम IDEM लिख देना, और लिखो ना मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग, मीटिंग ऑफ माइंड, मन का मिलन, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड, मन का मिलन, क्या एट सेम माइंड, MIND, मीटिंग ऑफ ब्रेन नहीं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड ओके ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस एट सेम टाइम। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग एट इन सेम सेंस एट सेम टाइम, तब कहा जाएगा फ्री कंसेंट है, मतलब कंसेंसस एडेडम है। समझ आ गया? याद रहेगा ये, तो ये तीनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कोई डाउट है? आगे
मतलब ये होता है, ये जनरली होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीच में बहुत साल पहले वाली बात है कि वहां पे उन्होंने ऐड दी थी, एडवर्टाइजमेंट दी थी। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, ठीक है, एक मेरे पहचान में है, उसने मुझे इंसिडेंस बताया। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी कि उनको सीएस का जो सीएस के एक ट्रेनी चाहिए, ट्रेनी, ऐसा उन्होंने डाल दिया। सीएस ट्रेनी, कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी, ऐसा वहां पर डाल दिया। आर्टिकलशिप, अलग अलग टैग्स डाल दिए वहां पे, ठीक है। तो वो दोस्त उसने देखा, उसका क्या था कि मेंबरशिप नहीं मिली थी, जस्ट वो फाइनल क्लियर हो गया था, उसके बाद में आर्टिकलशिप होती है, बाद में मेंबरशिप मिलती है। सीएस के लिए पहले ऐसे था, फाइनल क्लियर होने के बाद में आर्टिकलशिप 1.5 साल की, और बाद में मेंबरशिप मिलती है। उसका क्या था, फाइनल कंप्लीट हो चुका था, और आर्टिकलशिप वो किसी कंपनी में कर सकता है, ये भी चलेगा, और दूसरा कहां पे, किसी सीएस के पास, ठीक है। तो उस कंपनी में चला गया, कंपनी में चला गया, और कंपनी में चला गया उसको मतलब किससे, एचआर मैनेजर खुद मिलने के लिए, ठीक है। सर बैठिए ना, ओके, बैठिए ना, मतलब वो भी कंफ्यूज है क्या हो गया ये, ठीक है। आप मतलब कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा इतना रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ डिपार्टमेंट भी संभालना पड़ेगा, लॉ डिपार्टमेंट भी आपको संभालना पड़ेगा। और दूसरा कौन सा बताया, दूसरा समथिंग एचआर से रिलेटेड ही कुछ तो वही उन्होंने बता रही है, वो डिपार्टमेंट की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सभी वहां पे पूछ लिया, ठीक है। तो सामने वाला कंफ्यूज क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ट्रेनिंग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसने पूछा, बोलते हो कि ऐसा होगा ना कि मतलब वहां पे आप बोल रहे हो कि ये डिपार्टमेंट कंप्लीटली आपने संभालना है, ठीक है, ऐसा होगा ना वहां पे कोई तो सीएस होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सीएस नहीं है, इसी वजह से तो आपको बुलाया, ठीक है, सीएस नहीं है इसी वजह से आपको बुलाया। तो वो दोस्त के समझ में आ गया कि इनको चाहिए एक्चुअल में सीएस, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्या दी, सीएस ट्रेनी अगे, या सीएस वहां पे क्या की आर्टिकल, मे बी यहां पे कंफ्यूजन हो गया, वो चाहते सीएस को लेना, ठीक है, समझ में आ गया। और ये उनके बीच में एग्री हो गया सब कुछ कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा 1 तारीख से, ठीक है। वो उन्होंने बोला कि सैलरी उस वक्त 25,000 बोली, तो वो तो बहुत खुश हो गया, 25,000 उस वक्त 12-13 सालों पहले वाली बात है, उस वक्त 25,000 मतलब आज के 50-60,000 स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग की बात बोल रहा हूं, क्लियर। तो ऐसे केस में सब बात हो गई, और एंड में कंक्लूजन में ये पता चला कि अरे ये तो सीएस है ही नहीं, मतलब जो बोल रहे थे जिस सेंस में, वो क्या सोच के बोल रहे थे, सीएस है, बराबर। और ये क्या सोच के बोल रहा था कि नहीं वो ट्रेनिंग की उनको चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, उनका मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग एंड सेम सेंस नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे सोचने में गलती थी, बराबर, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकता। मतलब दोनों को एक ही चीज करनी है, तो उस केस में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है, सिंपली अगर कहा जाए तो। ये समझा, ये एक्चुअल इंसिडेंस मैंने इंटेंशनली बता दिया कि ऐसा बहुत सी बार हो सकता है। आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या समझ रहा है, हाँ, ठीक है। तो चलो आगे, क्या फर्क पड़ता है किसके साथ हुआ, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ, क्या हुआ, अभी छुपाने जैसे इंसिडेंस क्या है इसमें हाँ ठीक है, कितना भरोसा है टीचर पे, है क्या बहुत भरोसा है। तो अगले पेज पे, एज has been said already, one of the essential element of contract is consent, and there cannot be contract without consent. Consent may be free or not free. Only free consent is necessary. Underline करना, वो करो ना underline. Only free consent is necessary for validity of contract. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से कंसेंट डिस्टर्ब हो जाती है, क्या है, कोएशन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, और मिस्टेक है, ठीक है। आगे पहले कोएशन पढ़ा है ना, व्हाट इज कोएशन, याद है क्या, थ्रेटनिंग और कमिटिंग, और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, नहीं, इंडियन पेनल कोड, बराबर, या डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ठीक है, प्रॉपर्टी और पर्सन, ओके, मतलब कुछ करना या कुछ करने की धमकी देना ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये होता है कोएशन,
इसमें क्या होता है, प्रेशर कौन सा होता है, फिजिकल या मेंटल? फिजिकल प्रेशर होता है कि हम उससे डराते हैं कि मैं मार दूंगा, अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा, ऐसे वाले डराया जाता है। मैंने आपको बोला था सुसाइड, याद है क्या? सुसाइड ये कोएशन में आता है या अंडर इन्फ्लुएंस में आता है? सुसाइड करने की धमकी देना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो नहीं तो सुसाइड कर दूंगा, कर दूंगी, व्हाटएवर। ये तो ये कहां पे आता है? कोएशन। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ करने की धमकी दी है जो इंडियन पेनल कोड में गुनाह है। इंडियन पेनल कोड में सुसाइड करना ये ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, गुनाह है। इट इज ऑल्सो वन क्राइम। इस वजह से वो क्या कह सकते हैं, कोएशन है। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। कोएशन में रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है क्या? रिलेशन की जरूरत नहीं है। रिलेशन कहां पे चाहिए? अंडर इन्फ्लुएंस में। ये भी हमने पढ़ा था, याद है? अंडर इन्फ्लुएंस में। आगे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कोएशन है तो वॉइड एबल। उसमें सामने वाली पार्टी सोचेगी इसके ऊपर प्रेशर डाला गया है। याद है क्रांतिवीर मूवी का एग्जांपल मैंने बताया था, क्या बताया था? परेश रावल, बाद में दूसरा था योगराज बिल्डर, उसको जमीन की जरूरत थी तो उस केस में वो क्या कर लेता है, क्या कहता है वो? प्रेशर डालने के लिए कौन? डैनी। तो थर्ड पर्सन प्रेशर डाल सकता है? यस। वहां पे हमने देखा डैनी भी प्रेशर डाल सकता है, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन परेश रावल एंड टीनू आनंद। क्लियर? ये भी हमने देखा था। तो थर्ड पर्सन कर सकता है, वहां पे कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल हो गया, किसको ऑप्शन मिलेगा? एग्रीड पार्टी। कौन है यहाँ पे एग्रीड पार्टी? परेश रावल। क्या ऑप्शन मिलेगा? टू कंटिन्यू और टू डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू किया तो वैलिड, डिसकंटिन्यू किया तो वॉइड। डन? कोई डाउट है? तो वो हमने वहां पे क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अभी दूसरा क्या पढ़ा था? अंडर इन्फ्लुएंस। याद है अंडर इन्फ्लुएंस में क्या था? अंडर इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस जब एक पर्सन और दूसरा पर्सन उनमें रिलेशन है। कौन सा? वन इज डोमिनेटिंग, अनदर इज वीकर पोजीशन, वीक पोजीशन। इसमें फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट, आगे डॉक्टर टीचर स्टूडेंट्स, ठीक है? वहां पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं आप क्या मान रहे हो? सही है, बराबर। तो वहां पे फिड्यूशियल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो पर्सन सुनता है वो ऑब्वियसली वीकर पोजीशन पे होता है, उसको उस तरह से चलना पड़ता है जैसे कि पापा और आप, मतलब फादर एंड सन। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? नहीं सुना तो मानेंगे अरे ये सब उठा ले और निकल ले, जहां पे जाना है, जहां पे रहना है वहां पे रह ले। ठीक है? तो ऐसा ही बोल देंगे उस केस में। ओके, तो हम वहां पे क्या है कि थोड़ा सा वीक पोजीशन पे होते हैं, हम उसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। ठीक है? तो ध्यान देना, अगर यहां पे वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, अनदर इज इन वीक पोजीशन, तो क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल। क्या बनेगा? वॉइडेबल। ठीक है? तो उस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो एग्रीड पार्टी वो क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। और यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस मतलब क्या? सिर्फ रिलेशन होना उससे अंडर इन्फ्लुएंस आता है क्या? नहीं, रिलेशन को गलत तरीके से यूज किया या एडवांटेज के लिए, मतलब रॉन्ग एडवांटेज के लिए यूज किया तो। ठीक है? तो इसके हमने ये भी पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन पार्टीज, पेज नंबर कौन से पे? 1.42 पे। बाद में पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जिससे सामने वाले की विल मतलब क्या? इच्छा, हम क्या कर सके? डोमिनेट कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? रियल एंड अपॉइंट अथॉरिटी। अथॉरिटी चाहिए कुछ, सच में मेरे पास कुछ अथॉरिटी है, मतलब मैं आपके कुछ डिसीजन आपके बारे में ले सकता हूं, ऐसी कुछ मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं आपका विल चेंज कर सकता हूं। ठीक है? समझ में आ गया? मतलब एक मान लो कि एक डॉक्टर है, ओके, आपको जो मतलब क्या है कि एक फॉर एग्जांपल आपको सर्जरी करा के लेनी है और आपने सुना है कि वही डॉक्टर जो है वो अच्छे से कर सकता है, उनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो ऐसे केस में उस पर्सन के पास, डॉक्टर के पास कुछ अथॉरिटी है कि नहीं, आपका विल चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऑपरेशन कर रहा है वो, ठीक है, ऑपरेशन कर रहा है और बोलता है कि ठीक है आधा ऑपरेशन हो गया, अभी आप 5 लाख एक्स्ट्रा दे दो, बाद में आगे का ऑपरेशन कंटिन्यू कर लेंगे। हो सकता है ना, मतलब क्यों नहीं, वो एडवांटेज उठा सकता है ना, उसकी जो डोमिनेटिंग पोजीशन है, ठीक है, अथॉरिटी उसके पास, एडवांटेज उठा सकता है ना उसका। मतलब अगर वो उठाता है तो गलत है। अब उसने पहले ही बोला कि मैं इस ऑपरेशन के लिए 10 लाख लेने वाला हूं तो आप उस तरह से पे कर दो, तो इसमें कोई गलत नहीं है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत एडवांटेज उठाना ये भी सब्जेक्टिव है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, पायलट का, पायलट बोलता है क्या? ठीक है, हाँ, रिलेशनशिप कौन सा होता है? फिड्यूशियरी, मतलब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, बाद में तो यहां तक हमने अंडर इन्फ्लुएंस का पढ़ा था। अभी आते हैं नए कंसेप्ट पे। देखो, फ्रॉड। फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? धोखा। ये ऐसा लिखोगे? हाँ, फ्रॉड इज क्या लिखोगे? फ्रॉड मतलब क्या? ठीक है, इंटेंशन टू। ओके, देखो, ओके, एक तो आपने कुछ बात छुपाई, ठीक है, फॉल्स, ओके, फॉल्स कम्युनिकेशन, कुछ आपने गलत बताया, ठीक है, या कुछ बात आपने छुपाई विथ इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले को फंसाना। डिसीव मतलब क्या? विथ इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले को फंसाने के लिए। ठीक है, तो आपने कुछ गलत बोला या कुछ छुपाया एक्टिवली, किस वजह से? ताकि सामने वाला फंसे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड। ठीक है, तो फ्रॉड के डेफिनेशन में वहां पे क्या दिया गया है? ठीक है, तो हाँ, फ्रॉड मीन्स एंड इंड्यूसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद द कॉन्निवेंस और बाय एजेंट। ठीक, उसकी मर्जी से या उसकी एजेंट की तरफ से। क्लियर? विथ एन इंटेंट, अंडरलाइन करना, विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव अनदर पार्टी मतलब दूसरे को फंसाने के लिए, खुद होके या उसकी मर्जी से या एजेंट के थ्रू। खुद होके वो गलत बोलता है, खुद होके कुछ छुपाता है, या उसे मालूम है फिर भी वो छुपाता है, या तीसरा वहां पे क्या? तीसरा वहां पे क्या? एजेंट के थ्रू। क्या करता है? विद इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले को फंसाने के लिए करता है। तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा? ये फ्रॉड है। तो उसमें क्या होता है? अंडरलाइन करना। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, गलत बता दिया, विच इज नॉट ट्रू। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब क्या? छुपा देना। कंसीलमेंट मतलब क्या? छुपा देना। आगे क्या? प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट इन फ्यूचर मतलब क्या? ऐसी प्रॉमिस दी जो फ्यूचर में परफॉर्म करने नहीं वाले। मतलब मान लो आपने शादी करने की प्रॉमिस दी, बट आगे आपको पता है कि अंदर से कि नहीं ये करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रॉड है। ऐसी कोई प्रॉमिस, अगर ऐसी कोई प्रॉमिस देते हो जो आप फ्यूचर में परफॉर्म करोगे नहीं, तो ये फ्रॉड है। ये आगे क्या? एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट जिससे आप सामने वाले को फंसा दो। और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडलेंट, ऐसा कोई भी अदर एक्ट जिससे लॉ डिक्लेयर करता है कि ये फ्रॉडलेंट है। अभी आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। आपने आई थिंक मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी पता है, अक्षय कुमार, फेमस डायलॉग, बच्चे की जान लेगा क्या, पता है ना? तो उसमें अक्षय कुमार ऐसा अनएम्प्लॉयड दिखा है, वो ऐसा वहां पे क्या कि टपोरी यहाँ वहां पे घूमता रहता है। अरे तो उस केस में वो जो है, ओके, वो क्या हीरोइन से प्यार हो जाता है, बट उसके पापा कहते हैं कि तुम 1 लाख कमा के लाओगे तभी शादी कर दूंगा, खुद से 1 लाख कमा के लाओगे। ठीक है, तो वो एक बार बगीचे में बैठा होता है, कुछ तो भी बुक पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे एक पर्सन आ जाता है, कहता है कि मेरी जो ये गोट है, गोट मतलब शिप, हाँ वो तुम रख लो एक 10 मिनट के लिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है। हाँ, ऐसा ही कुछ दिखा है, 10 मिनट के लिए। तो वो क्या कहता है कि अभी उसे संभालना है, मतलब क्या, वो शिप के ऊपर बैठता है और पढ़ने लगता है। ठीक है, अगर शिप के ऊपर बैठ के शिप के सामने ऐसा वहां पे क्या बुक लेके वहां पे पढ़ने लगता है। तो नया जो पर्सन आया उससे लगता है कि अरे ये शिप को पढ़ा है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो कहता है कि यार ये शिप को क्यों पढ़ा है? ठीक है, तो बोलता है कि इसको सब कुछ समझ में आता है। अक्षय कुमार बोलता है इसको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये बोल भी सकती है। ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है, डेमो दे दो, बोल के दिखाओ, ओके, मैं वो परचेस कर लूंगा। वो बोलता है कि मैं परचेस कर लूंगा अगर ये सच में बोल रही हो। तो कहता है कि ठीक है 25,000 में शिप तुम लेके जाओ, लेकिन वो बोलता है कि डेमो चाहिए। ठीक है, तो वो शिप को वहां पे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन वहां पे, जून से पहले कौन सा महीना आता है? ठीक है, तो उसको पीछे से क्या बोलते हैं उसे, हाँ,
तो चिमटी वो निकाल लेता है, तो चिल्ला नहीं मैं अगे। बाद में वहां पे क्या, अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है, मैं, वो बोलता है कि नहीं एक और बार डेमो दे दो, तुझ में और मुझ में बकरी कौन है, तो बोलती है मैं, ठीक है। तो वो बेच देता है, 25,000 में बेच देता है, 25,000 में बेच देता है। 25,000 बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 25,000 में बेचने में नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से, मतलब क्या इंटेंशन डिसीव करने का था, उसने गलत बोला ना, सामने वाला ले इस वजह से, ठीक है। गलत क्या बोला कि ये बकरी बोल सकती है, ठीक है, ये बोला ना, ठीक है। तो ये सही है कि गलत है? और सामने वाला आपसे पूछा ये बकरी बोलती है क्या, तो भी आप छुपाते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में भी ये फ्रॉड बन सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको कुछ चीजें क्लियरली पता थी, वो आप गलत बताते हो, तो एक्टिवली या फिर एक्टिवली कंसील करते हो, तो उस केस में ये फ्रॉड हो सकता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये फ्रॉड कहा जा सकता है। ऐसे बहुत से केस में आप फ्रॉड देख सकते हो, जहां पे इंटेंशन टू क्या होता है, डिसीव, क्लियर। जानबूझ के गलत बोला गया है ताकि सामने वाला फंसे। आपके मतलब क्या, फ्रेंडशिप में वहां पर बहुत से बार हम झूठ बोल देते हैं। ये झूठ कैसे बोल देते हैं, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल घर पे कभी पूछा कि आज लेट क्यों हुआ, ठीक है, तो मैं बोलता हूं आज क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया। हाँ यहां पे क्या होता है, हाँ अरे कुछ और नहीं है क्या, आप मतलब वहां पे करो, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है कि यहां से क्लास छूट गया है, तो वहां पे क्या कि नीचे बाकी टीचर्स मिल गए, तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है कि आज हम हाँ ठीक है हाँ। तो मैम का ये कहना होता है कि नहीं क्लास छूट गई तो इमीडिएटली घर पे आते जाओ। ऐसा नहीं होता है, अभी नीचे चले गए तो कोई ना कोई तो पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई तो मतलब वहां पे स्टूडेंट्स मिलने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसा वहां पे चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें वहां पे कब 1.5-2 घंटा निकल गया वो पता नहीं चलता है, तो घर पे जाके बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, क्लास छूटते वक्त ही थोड़ा सा लेट छूटा, अभी ये रिकॉर्डिंग, हाँ तो रिकॉर्डिंग संभाल कर रखनी पड़ेगी, हाँ। तो ऐसा हो जाता है, बट वहां पे क्या है कि कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि कुछ फंसाना है। आप वहां पे बोल सकते हो कि वहां पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे पूछा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर टी शर्ट कितने में लिया, तो मैं बोल दूंगा 1000 रुपए में, तो थोड़ी ना 1000 रुपए में आता है, हाँ ठीक है, तो 200 रुपए का है। तो यहां पे मैंने मैंने जो झूठ बोला वो आपको फंसाने के लिए बोला क्या, बराबर। मैंने बोला 1000 रुपए का है, हाँ 1000 रुपए का है, ऐसा मैंने बोला, आपने बिलीव भी कर लिया, बट आपको इसमें कुछ फंसाने का इंटेंशन, आपका कुछ नुकसान हो जाता, नहीं हो जाता, तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब ये आपने जो गलत बताया ना वो इस इंटेंशन से बताया ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसा कुछ बता दिया फैक्ट जिससे गलत बताने से सामने वाला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ बोल देता है। सुना गया? ऐसे बहुत से आपने झूठ बोले होंगे जिसका सामने वाले पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो फ्रॉड कहां से, बोला कि नहीं कभी झूठ जिससे सामने वाले को कुछ वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्या झूठ नहीं बोलते, यही झूठ बोल रहे हो, हाँ हाँ। वो नहीं क्या लगे रहो मुन्ना भाई में, वो विद्या बालन पहली बार संजय से पूछती है कि आपने कभी झूठ बोला है क्या, तो बोलता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है। कब, तो एक बच्चा था उसकी चवन्नी खो गई थी, तो मैंने अपनी चवन्नी निकाल के उसे दे दी, वो बोला कि रक्त तेरी है, ये मुझे मिल गई, ठीक है। तो ये भी झूठ ही है ना, बट इंटेंशन वहां पे ये नहीं कि सामने वाले को फंसाना, नुकसान करना, पटाना नहीं अरे सामने वाले को फंसाना। ऐसा झूठ बोला गया हो जिसमें सामने वाले को क्या पटाने का नहीं, फंसाने का इंटेंशन हो, तो उस केस में वहां पे क्या है कि ये फ्रॉड कहा जाएगा। क्लियर है? फर्क समझ में आया? देखो मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल
कोई स्टूडेंट आगे मुझसे पूछता है कि सर मैं सीए फाउंडेशन पास होऊंगा या नहीं, तो मैं बोल देता हूं कि हाँ हो जाओगे, और पास नहीं होता है वो। क्या मैंने फ्रॉड किया? हाँ, कैसे फ्रॉड? किस बेसिस पे? प्रेडिक्ट करना फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड किसका होता है? फैक्ट जो हो चुका है, जो आपको ऑलरेडी पता है, उन चीजों के बारे में गलत बोलते हो तो ये फ्रॉड है। और प्रेडिक्शन, गेस, ये गलत निकलते हैं तो ये कभी फ्रॉड नहीं होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पर देख लेना। हाँ, फ्रॉड में क्या क्या आता है? एक्टिव कंसीलमेंट, ओके, रॉन्ग फैक्ट बताना, कम्युनिकेशन ऑफ रॉन्ग फैक्ट, बाद में एक्टिव कंसीलमेंट, गिविंग प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, ऐसे प्रॉमिस देना जो आगे पूरी करेंगे ही नहीं। ठीक है, एनी अदर एक्टिविटी फिटेड टू डिसीव, तो ये सभी उसमें आ जाता है। उसके बाद में मियर साइलेंस, कोई अगर चुप बैठा रहता है तो ये फ्रॉड होता है या नहीं होता है? अगला क्वेश्चन, मियर साइलेंस, कोई अगर शांत रहता है, उसे कुछ बातें पता है लेकिन वो शांत रहता है, कुछ भी नहीं, उसकी ड्यूटी होगी, मतलब क्या? कैसे बोलोगे? हाँ देखो, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, पहली बात तो समझो, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट इफ ही वॉज इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, फिड्यूशियल मतलब क्या? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ ऐसी बीमारी हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब हाँ, मतलब कुछ ट्यूमर हो गया ऐसा जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी कुछ बीमारी हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसने बताई नहीं, पता था उसे, उसने बताई नहीं। ठीक है, अभी उसने बताई नहीं, ओके, इस वजह से आपने ट्रीटमेंट नहीं की, और ट्रीटमेंट की नहीं की इस वजह से वो बीमारी बढ़ गई। बाय अभी यहां पे जब उसके ऊपर हमें ये पता चल गया कि ये बीमारी इतने दिनों से, उस बीच में डॉक्टर ने चेक भी किया था, उसने बोला कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में उसने बताया नहीं, तो क्या बोलता है? मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। वो क्या बोलता है? मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, यू आर, मतलब फिड्यूशियल रिलेशनशिप में थे जहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर चलता है, उसमें आपने सभी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, नहीं की तो ये क्या है? फ्रॉड। तो नॉर्मल आप सेलर के पास जाते हो और सेलर को कहते हो कि भैया वो चीज दिखाना, हाँ CFL, अरे चुप बैठो। हाँ, क्या एग्जाम्पल? CFL, ठीक है, CFL वहां पे दिखा देना। ठीक है, तो एकदम प्यार से वहां पे बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में, अब मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान दो यहां पे। ठीक है, हाँ, तो उस केस में उसने आपको ये बताना मैंडेटरी है क्या कि ये जो है वो लो क्वालिटी वाला है और ये जो है वो बेटर क्वालिटी वाला है, ऐसा कुछ बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों बताना क्यों जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? वो आपके साथ फिड्यूशियल रिलेशनशिप में है क्या? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस उस सेलर के साथ आपका है कि नहीं है? नहीं है, तो उसने आपको क्यों बताना चाहिए? और सेल ऑफ गुड सेक्ट में और एक बात पढ़ी हमने, क्या? लेट द बायर बीवेयर, बायर चेक करना चाहिए, कैबिन एम्प्टर, बायर ने चेक करना चाहिए कि सही है कि नहीं। ये तो ये याद रखना कि फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो तो साइलेंस फ्रॉड बन जाता है। इफ देयर इज नो फिड्यूशियल रिलेशनशिप, नॉर्मल सेल परचेज चल रहा है, तो उस केस में क्या? साइलेंस, मतलब जहां पे फिड्यूशियल रिलेशनशिप है वहां पे फ्रॉड हो जाएगा साइलेंस, और नहीं है फिड्यूशियल रिलेशनशिप तो फ्रॉड नहीं होगा। ये तो फ्रॉड नहीं है। नॉर्मल सेलर को जाके आप बोलते हो कि मतलब मुझे गुड्स दे दो, उसने कुछ आपको बताया नहीं, तो वो फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम था गुड्स देख के लेना। समझ में आ गया सभी को? हाँ, कोई डाउट? नो? तो यहां पे देखो, हाँ, mere silence as to fact likely to affect willingness of person to enter into contract is not fraud। मतलब ऐसी चीज के ऊपर आप साइलेंट रहते हो कि जिससे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये बातें पता नहीं इस वजह से,
तो उसे उसके लिए क्या फ्रॉड, ये क्या है, फ्रॉड नहीं है। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट, तो उसके लिए 3 केसेस है जहां पे तीन चीजें, पहला वहां पे लिख देना, पहला फर्स्ट वन, पहला फिड्यूशियल रिलेशनशिप, वहां पे लिख देना इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस इज फ्रॉड, लिख देना इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस इज फ्रॉड। पहला फिड्यूशियल रिलेशनशिप, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, हाँ तो वो तो फिडी, कहां पे बोल रहे हो आप, हाँ तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का ही होता ही है, ठीक है। फिड्यूशियल रिलेशनशिप लिखा ना, दूसरा क्या, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स मत बनाओ, मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूं, एलिमेंट्स बोल रहा हूं, मेन एलिमेंट जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। तो क्या दूसरा क्या, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। एंड तीसरा साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। एंड तीसरा स्पीकिंग हाफ ट्रूथ एंड रिमेनिंग साइलेंट अबाउट अदर हाफ। आधा सच बता देना और आधे के लिए शांत रहना, तो ये भी जो है वो फ्रॉड कहा जाता है। जैसे कि ध्यान दो, फिड्यूशियल रिलेशनशिप का डॉक्टर का बता दिया मैंने, बाद में क्या, साइलेंस इक्वल टू स्पीच। मुझे कार परचेस करनी है, ध्यान दो, मुझे कार परचेस करनी है, तो कार परचेस करने के लिए एक सेकंड हैंड कार परचेस करनी है, आप क्या करोगे, OLX डायरेक्टली, हाँ बोलो क्या करोगे, ट्रिवैगो पे, मैं बोल रहा हूं गाड़ी, तू बोल रहा है कार, क्या होटल, करना क्या है, हाँ ट्रिवैगो, मुझे लगता है वो ट्रिवैगो के बाबा उस पे तुम्हारा दिल आ गया। आपने कभी ट्रिवैगो किया है, हाँ तो निशा, आहा ठीक है, तो ध्यान दो, अगे आप क्या करोगे, एक जनरल एक सेंस वाली बात, ठीक है, कि आप आपके पहचान का मैकेनिक वो पहले देखोगे, क्यों, क्योंकि सामने से जिसके पास सेकंड हैंड कार ले रहा है वो अच्छी है कि नहीं, है हमें थोड़ी ना समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मैंने भी पहली बार जब स्विफ्ट परचेस की थी, पहले मैंने स्विफ्ट परचेस की थी, दैट वाज सेकंड हैंड कार, बाद में मैंने न्यू कार परचेस करी, तो वो जो स्विफ्ट है, ठीक है, तो वो लेते वक्त मैं मैकेनिक को लेके गया था वो स्विफ्ट दिखाने के लिए, सॉरी मतलब वो कार लेके गया था उस मैकेनिक के पास, पहचान वाला, हाँ जो भी, हाँ हाँ कार लेके गया था मैकेनिक के पास, उसे मैंने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं ये कार परचेस करने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, लगता है तो तुम्हारे जो चार्जेस है ना वो मैं पे कर दूंगा, वो इंस्पेक्शन के, ठीक है। तो ऐसे केस में इंस्पेक्शन के चार्जेस समथिंग 1000 हो गया, उसे दे दिए और कार लेके गया, उसने कार चलाई, ठीक है, और उससे कुछ चीजें समझ में आ गई, कुछ प्रॉब्लम है, उसे कुछ समझ में आ गया और उसने मुझे बोला नहीं, तो मैंने क्या किया, कार परचेस कर ली। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया ऐसा नहीं, मैंने कार परचेस कर ली, तो इसका मतलब क्या, उसने ना कुछ नहीं बोला, ओ मैडम, हाँ हो गया, हाँ तो उसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मैंने क्या समझा, अच्छी कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हिज साइलेंस वाज इक्वल टू स्पीच, वो शांत रहा, उससे मैंने ये मीनिंग निकाल लिया, ऑब्वियसली वही बनता है ना कि नहीं, उसे मैंने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम रहे मुझे बता देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ले लूंगा, तो उसने कुछ प्रॉब्लम्स बताई नहीं उसमें से, इस वजह से मैंने कार परचेस कर ली। अभी वो जब शांत रहा तो इससे कुछ मीनिंग बना, मतलब साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, तो इसका मतलब क्या कि वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप बोलोगे सर वो ऐसा क्यों करेगा, और उसे पता है
कुछ प्रॉब्लम्स पता है कि ये प्रॉब्लम है इस कार में, क्यों वहां पे बताएगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल चीज आपको बोल रहा हूं कि ये जो बहुत सी बार मैंने ये देखा है, मैकेनिक अगर आपके बहुत अच्छे खासे पहचान का ना हो तो वो क्या कहते हैं कि जब उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम है गाड़ी में कुछ, तो बताते नहीं, और प्लस बाद में उस डीलर के पास जिस डीलर की वो कार थी या जिस पर्सन की वो कार थी उसको कांटेक्ट करते हुए कहते कि मुझे मेरा कमीशन दे दो। ये ऐसा चलता है, सभी ऐसे होते ऐसा नहीं है, ठीक है। बट बहुत सी बार वहां पे कह के ऐसा हो जाता है कि वो उस वक्त बताते नहीं क्या प्रॉब्लम है, और बाद में वो डीलर जो है जो सेल कर रहा था उससे जाके मिलते हुए कहते हैं कि मुझे कमीशन दे दो। तो जहां पे मैं 1000 दे रहा हूं वहां पे वो 5000 10,000 दे देंगे ना, क्योंकि उसकी गाड़ी सेल हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं इस वजह से, ठीक है। तो ऐसा वहां पे किया जाता है। तो उसने कुछ बोला नहीं, इस वजह से अपने कार परचेस की, सो हिज साइलेंस वाज इक्वल टू स्पीच। बाद में आधा सच बताना और आधे के लिए शांत रहना, ये भी फ्रॉड माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया हमने 5 साल से डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितने 5 साल से, इंप्रेशन क्या बनता है, 5 साल से हर साल हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, इंप्रेशन क्या बनता है, 5 साल से प्रॉफिट में कंपनी, ठीक है। बट अगर आपने ये डिविडेंड जो है वो कैपिटल रिजर्व या किसी और सोर्स से दिया हो, तो आपने क्या किया, आधा बोला डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट आगे का नहीं बोला कि ये डिविडेंड इससे डिक्लेयर किया, इससे लोगों के दिमाग में क्या हो गया, एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। आप शांति रहते, डिविडेंड का कुछ भी नहीं बोला होता तो भी एक बार मान लेते कि साइलेंस है, बराबर। बट आपने आधा बोला, उससे एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया और आगे का आधा बताया नहीं, तो ये भी फ्रॉड माना जा सकता है। तो कंपनी ने अगर ऐसा लिखा कि हमने डिविडेंड 5 साल से डिक्लेयर किया, लेकिन कहां से ये नहीं लिखा, ठीक है, तो ये फ्रॉड कहा जाता है अगर वो प्रॉफिट से डिक्लेयर ना हुआ हो तो। क्लियर? तो 3 एलिमेंट्स मैंने बताए, कौन कौन से, पहला क्या, फिडुशियरी रिलेशनशिप, कंपल्सरी बताना, शांति नहीं, ठीक है, शांति नहीं चाहिए। दूसरा साइलेंस इक्वल टू स्पीच, और तीसरा क्या, हाफ ट्रूथ एंड रिमेनिंग साइलेंट अबाउट अदर हाफ। तो इन तीनों केसेस में साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है या जा सकता है। क्लियर, समझ में आया? आगे, हाँ, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। तो अंडरलाइन करना, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पे लिख देना फॉल्स फैक्ट, फॉल्स फैक्ट और एलिमेंट्स में लिख देना फॉल्स फैक्ट और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, लिख देना फॉल्स फैक्ट, फैक्ट फैक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, गेस नहीं चलेगा, नीचे एलिमेंट्स दिए ना सेक्शन 17, उसमें लिखना है क्या, फॉल्स फैक्ट और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट 1.44। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ फैक्ट, वही मैंने बोला ना, फैक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉड कब नहीं होता है, अगर गेस गलत हो गया, फ्रॉड नहीं होता है। आगे, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने क्यों बताया, क्या इंटेंशन था, इंटेंशन अंडरलाइन कर, इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट, तो ताकि सामने वाला साइन करे, इस वजह से झूठ बोला गया था। क्लियर? आगे, द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब एक सिंपल बात है कि आप ऐसा देखते हो, किसी कार के शोरूम में जाते हो तो अंदर आप नई कार परचेस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, बाहर एक उन्होंने पुरानी कार लगाई, पुराना मॉडल एक लगाया, पुराना मतलब बहुत पुराना, मतलब मान लो 30 साल पहले वाला, 50 साल पहले वाला, ये ऐसा जो भी है वो आपने लगाया, ठीक है। तो कोई पर्सन आपसे, वो कस्टमर आ गया, कस्टमर आपसे बोलता है कि वो बाहर की कार जो है वो तो नई कार ले रहा है, वो बाहर की कार जो है वो कितने साल पुरानी है, तो बोलता है कि ये लगभग 50 साल पुरानी, ऐसा वो बोल देता है, 50 साल पुरानी ऐसा वो बोल देता है, ठीक है। बाद में उसने कार परचेस की, कौन सी, न्यू कार परचेस की, उससे बाद में पता चलता है कि अरे वो जो बोला था ना 50 साल, वो एक्चुअली 25 साल पुरानी है। तो इस वजह से वो कोर्ट में जाता है, कहता है कि यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस वजह से मुझे नई कार जो है वो वापस करनी, मुझे उन्होंने झूठ बोला। फ्रॉड है कि नहीं है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या मतलब, वहां पे देखो, झूठ अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बोला हो ना तो उससे कुछ फ्रॉड कह सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था न्यू कार परचेस करने का, वो पुरानी कार थी, मतलब उन्होंने पुरानी कार इस सेंस में नहीं बोला था कि ये 50 साल पुरानी ताकि आप नई कार परचेस कर लो, कोई कनेक्शन ही नहीं। तो
आपको इंड्यूस करने के लिए नई कार परचेस को ये इंड्यूस करने के लिए कुछ झूठ बोला गया हो तो अलग बात है, बट ये 50 साल और वहां पे कोई कनेक्शन बैठता नहीं है। क्लियर? तो यहां पे देखो, तो सामने वाले को इंड्यूस करने के लिए बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विथ नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी, अंडरलाइन करना, विथ नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी। मतलब क्या? जब मैंने आपको गलत बताया तब मुझे पता था कि ये गलत है, और मैंने जब बोला तब मुझे पता नहीं कि ये गलत है। मैंने जब बोला तब मुझे भी पता नहीं ये गलत है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? गलत है बट मुझे भी पता नहीं ये गलत है। कब हो सकता है ऐसा? मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन एग्जांपल, एग्जांपल ओके, और क्या? कैसे? हाँ, ठीक है, मेरी सेकंड हैंड कार आप परचेस करो, मुझे भी पता नहीं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने बोला कि गाड़ी अच्छी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, या मुझे भी पता नहीं। ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं बट वो पता नहीं होते, और मैंने बोल दिया कार अच्छी है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, आप मोबाइल परचेस करते हो, मोबाइल आप परचेस करो, मोबाइल के ऊपर क्या लिखा जाता है? बॉक्स इंक्लूड्स। बॉक्स में क्या क्या इंक्लूड है? हैंडसेट, बैटरी, चार्जर, और क्या होता है? ईयरफोन्स, और वो पिन, मैनुअल हो गया, ओके, वो सभी चीजें जो है, ठीक है, वहां पे लिखा होता है, ठीक है। जब आपने, ओके, तो वो जो दुकानदार है, वो दुकानदार से आपका भी बिजनेस है क्या? मोबाइल सेल करने का। तो एक होलसेलर से आप क्या है कि मोबाइल्स लेके आते हो, ये तो होलसेलर क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, सभी वहां पे क्या कि एकदम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बॉक्सेस लेके जाओ। मतलब यहां पे जब वो बोलेगा कि मैंने जो गुड्स सप्लाई किए उसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, और जब खोल के देखा जाता है तो उसमें ईयरफोन्स नहीं है, उसमें बैटरी नहीं है, तो ऐसी केस में वो जो होलसेलर है उसने फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन था। मिसरिप्रेजेंटेशन, रीजन क्या है? बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फॉल्स। गलती के बारे में उसे भी पता नहीं था ये गलत है, उसने बोल दिया, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। आपको आपने जानबूझ के गलत बोल दिया तो क्या है? ये फ्रॉड है। फर्क इतना सा है, ठीक है, फ्रॉड में और मिस्टेक में, ये पहला फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है? फ्रॉड में पनिशमेंट होती है और मिस्टेक में पनिशमेंट नहीं होगी, सॉरी, मिसरिप्रेजेंटेशन में पनिशमेंट नहीं होती, क्योंकि जानबूझ के नहीं किया ना, जानबूझ के नहीं किया। समझ आ गया? मतलब मान लो आगे से ऐसा कुछ वहां पे नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा चलता ही, अफवाहें चलती हैं कि अगर किसी ने बोला कि अगले एग्जाम से अकाउंट अभी क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लॉ भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बराबर? ये मतलब वहां पे क्या है कि मान लो आप में से किसी ने सुन लिया, आपने आगे बता दिया, बराबर, आपने आगे बता दिया, तो ये क्या है? फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है? मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने जो बताया आपको भी पता नहीं था कि ये गलत है, ये सही है, आपने ये बिलीव करके ये सही है कुछ बता दिया, तो ये क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट? यहां पे देखना, वो उसके बारे में नॉलेज था, अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड, और वो बात सुन के वो इंड्यूस हो गए कि नहीं हम भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ठीक है। और क्या? अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या? रिलाइड अपॉन रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस पर डिपेंडेंट रह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो बात बताएगी आगे। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कंसिक्वेंटली सफर्ड लॉस, अंडरलाइन करना, उससे नुकसान भी हो गया। देखो, सिर्फ झूठ बोलना फ्रॉड नहीं, बहुत सारी बात है, या तो झूठ बोला या कुछ बात छिपाई, ठीक है, विथ इंटेंशन टू डिसीव, जिससे सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, और साइन भी क्यों किया? वो बात सुनने से, और बाद में उसे लॉस हो गया, ये सभी एलिमेंट्स हो गए तो फ्रॉड बनता है। एक नहीं, सिर्फ झूठ बोलना नहीं, झूठ बोला, आगे क्या हुआ? इंटेंशन क्या था? फंसाना। आगे क्या था? उसने ओके, जो बात बताई थी, ये किस लिए बताई थी? ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इंड्यूस करने के लिए, मतलब क्या? उसे प्रेरित करने के लिए, तो इंड्यूस करने के लिए बताया था। सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया, किस बात पे डिपेंड रह के? झूठ जो बोला था,
और वो करने के बाद में उसे लॉस भी हो गया, तब ये फ्रॉड है। अभी आप एग्जाम में जाके क्या है कि फ्रॉड मतलब सिर्फ पहली लाइन लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्रॉड मतलब क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, भले आपके वर्ड्स में लिख दो, बट वहां पे क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, ठीक है। फ्रॉड मीन्स क्या, पहला एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, गलत चीज बताई, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अगला पॉइंट, विथ इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी, ठीक है। बाद में क्या, विथ इंटेंशन और विथ इंटेंशन टू इंड्यूस अदर पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी मेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच फॉल्स फैक्ट, ठीक है, एंड देन ही सफर्ड लॉस, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज फ्रॉड, और उसके लिए डैमेजेस मांग सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या है कि आगे डिसकंटिन्यू कर सकते हो। सुना गया बराबर, ठीक है। तो यहां पे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, रिसेंड का मतलब क्या है, कैंसल, कैंसल। ही कैन sue for damages and he can insist on the performance of the contract on the condition, मतलब क्या, इन शॉर्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दे दो, ठीक है, डिपेंड, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। आगे, mere silence is not fraud, तो उसमें क्या बताया, ड्यूटी टू स्पीक, बराबर ना, किसमें, फिड्यूशियल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसके मीन 3 एलिमेंट मैंने लिख के दिए, कौन से, mere silence is fraud, 3 कौन से, फिड्यूशियल रिलेशनशिप, दूसरा साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, एंड हाफ ट्रूथ, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ हाफ ट्रूथ एंड फॉर रिमेनिंग साइलेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, उन्होंने एग्जांपल्स दिए, फिड्यूशियल रिलेशनशिप, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस लेते वक्त आपने कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं की ना, तो बाद में आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। आगे, जैसे कि आपने डिस्क्लोज किया, जब इंश्योरेंस निकाला तब आपने डिस्क्लोज किया कि आई एम फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसी वक्त ही आपको कुछ बीमारी थी, तो आपने छुपाया, उस वक्त आपने छुपाया, बताया नहीं, क्लियर। और बाद में जब वहां पे क्या है कि एक्चुअल क्लेम मांगने गए, तब वहां पे चेकिंग की गई, तो पता चला कि आपको ये जो बीमारी है वो वहां पे 10 साल से, और आपने 5 साल पहले या 6 साल पहले ही क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया, तो उस वक्त आपने बताया नहीं, मतलब क्या, ये फ्रॉड है कि नहीं है, यहां पे फ्रॉड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इसमें भी सभी बातें बतानी चाहिए, बराबर, शादी के लिए सब बताना है, ठीक है, छुपाना नहीं। इसी वजह से मैंने सब कुछ बता दिया था, हाँ, और मुझे ये भी पता था कि आगे आप जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो मुझे बार बार बोलेंगे हम मैम को बता देंगे, हाँ, ठीक है, इससे कुछ छुपाए नहीं, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट जब चलती है उसमें भी कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है, वहां पे भी फिड्यूशियल रिलेशनशिप आता है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोस्पेक्टस में भी कुछ भी मैंने बताया ना कि आधा सच बता दिया, प्रोस्पेक्टस का ही एग्जांपल बताया ना मैंने, तो उसमें भी कुछ आप बताते नहीं हो तो ये फ्रॉड बन जाता है। एंड व्हेन द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये लिख के दिया मैंने पॉइंट, एग्जांपल कौन सा बताया इसके लिए, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, उसके लिए मैंने एग्जांपल बताया, क्या बताया, मैकेनिक ने कुछ बताया नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो गया, ठीक है, तो उस केस में मान के चलेंगे कि उसने फ्रॉड किया है। अभी मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वहां पे लिख देना नॉर्मल वर्ड्स में थोड़ा सा, एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, expression of false fact without intention to deceive other party, and person speaking was not aware about क्या, falsity of fact,
डन। ओके, तो ये है मिस रिप्रेजेंटेशन। एक तो क्या क्या गलत बताया, यहां पे भी गलत बताया बट विदाउट इंटेंशन, फंसाने का इंटेंशन नहीं था, और उससे जिसने गलत बताया ना उससे भी पता नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं गलत है। क्लियर? तो ये फ्रॉड सॉरी मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। हाँ, तो इसमें देखो पहले पॉइंट में एक वर्ड लिखा है विच इज नॉट ट्रू, मिला क्या पहले पॉइंट में? सेकंड लाइन, विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू बी ट्रू। वो गलत था बट उसे पता नहीं था कि ये गलत है, वो बिलीव कर जाता कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। ठीक है, आगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन एन एडवांटेज ऑफ पर्सन। वंस अगेन मैंने डेफिनेशन में लिख के दिया है, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, आगे causing however innocently a party to an agreement to make mistake as to the substance of the thing। और ये मैंने झूठ बोला इस वजह से सामने वाला कुछ और समझा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, बट मैंने झूठ बोलते मुझे भी पता नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। फर्स्ट समझ में आया? वही सभी एलिमेंट्स है। कौन से फ्रॉड की, गलत बताया, ओके, गलत बताया, कुछ बात छुपाई लेकिन मुझे भी पता नहीं था, समझ आ गया? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन कब? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन बोलने वाला क्या सोच रहा था? सही है, बराबर। दूसरा वहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। आगे क्या है? When a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement to make mistake as to the subject matter। मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया मतलब कुछ गलत बता दिया, इस वजह से सामने वाले ने भी क्या गलती कर दी ना, ठीक है, बट उसमें कोई भी इंटेंशन था फंसाने का नहीं, बराबर, समझ आए? कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। तो फर्क क्या है? आगे दिया कोएशन और अंडर इन्फ्लुएंस में सभी में फर्क दिया है। कोएशन और अंडर इन्फ्लुएंस का तो पता है ना क्या? कोएशन में इलीगल एक्टिविटी की जाती है, बराबर। कोएशन में पनिशमेंट होती है, क्रिमिनल फिजिकल फोर्स होता है, ठीक है। सुसाइड जो है वो कोएशन में आ जाता है। तो वो सभी कोएशन की बातें बताई। कोएशन का देख लो एक बार, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स। दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कोएशन में? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, याद है डेफिनेशन? सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप नॉट रिक्वायर्ड। कोएशन में कहां पे लगता है रिलेशनशिप? अंडर इन्फ्लुएंस में। बाद में कोएशन नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसर, मतलब थर्ड पार्टी से भी कोएशन हो सकता है, याद है डैनी, वो भी वहां पे आता है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में रिलेशन होना ही चाहिए, कुछ तो भी रिलेशन होना चाहिए। आगे कोएशन में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, ठीक है, वॉइडेबल। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में कभी कभी कोर्ट कह सकता है, कोर्ट वो रीजन छोड़ के, मतलब बहुत मेजर ना हो, ठीक है। तो अंडर इन्फ्लुएंस देखो ये पनिश करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोएशन में क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी कर दो आप तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो अंडर इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है? अंडरलाइन करना, where the consent is induced by the undue influence, the contract is either voidable or the court may set aside or enforce it in modified form। तो कुछ चेंजेस करके अलाउ कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्राइम नहीं है कुछ। मैंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके बोला कि नहीं ये जो है वो 10,000 में गुड्स दे दे, एक्चुअली 15,000 के। तो कोर्ट क्या कह सकता है? झगड़ा किस बात पे चल रहा है? 15,000 के 10,000 में देना, तो एक काम कर दो 5,000 एक्स्ट्रा दे दो। क्राइम तो नहीं किया ना, ये तो सेटलमेंट हो सकता है, उसके लिए कोर्ट सोच सकता है कुछ और ऑप्शन। लेकिन जहां पे कोएशन है उसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। इसमें कोर्ट कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर वो पर्सन बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, कर दो। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में क्या है कि कुछ मारा मारी या मतलब कि कुछ धमकाना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशन की वजह से सामने वाले को हमने साइन कर दिया, तो उसमें मॉडिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। आगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? फ्रॉड में इंटेंशन क्या होता है? टू डिसीव, और मिस रिप्रेजेंटेशन में नॉट टू डिसीव, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ फ्रॉड में होता है क्या? सच्चाई क्या है वो पता होता है नहीं, बताने वाले को होता है, फिर भी वो झूठ बोलता है, ठीक है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में उसे पता ही नहीं होता है जो बोल रहा है वो झूठ है। बाद में डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, फ्रॉड में कर सकते हो कि कैंसिल, यस, ठीक है, और डैमेजेस में मांग सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो बट अंडरलाइन करना कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। क्यों? जानबूझ के नहीं किया, बोलते हो उसे भी पता नहीं था कि ये झूठ है।
means to discover truth, the party using fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that injured party had means to discover truth. मतलब क्या? means to discover truth मतलब क्या? क्या सही है फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे. ऐसा फ्रॉड के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ्रॉड जानबूझ के छुपा के ही किया जाता है ना. और मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाला बोल सकता है कि मैंने बोला लेकिन आपने भी तो थोड़ा ना चेक किया. मिसरिप्रेजेंटेशन में आप बोल सकते हो ठीक है मुझे पता नहीं था कि ये सही क्या है गलत क्या है, बट आपने भी तो चेक नहीं किया, आपका भी काम था. बट फ्रॉड में वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ठीक है मैंने झूठ बोला तो आपने चेक क्यों नहीं किया. समझा? ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो ना फ्रॉड में. राइट है. ओके, तो पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट पार्टी कैन ऑलवेज प्लीड दैट इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ. आपके पास मतलब मैंने गलत बोला बट आपके पास ऑप्शन था क्या? ये ढूंढने का कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आपने भी तो थोड़ी ना ध्यान दिया. ऐसा डिफेंड कर सकते हो कहां पे? मिसरिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, समझ में आ गया? उसमें किया जा सकता है. लीगल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट. अगर फ्री कंसेंट ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? वॉइडेबल बन जाएगा. ये तो पता ही है ना आपको, वॉइडेबल बन जाएगा. लेकिन एक्सेप्शन अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने जो बोला वही है कि अगर उससे नॉर्मल देख के, नॉर्मल चेक करके अगर वो गलती पता चल सकती थी और उसने नहीं किया तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप आपके साइड से भी कुछ कम पड़ गए. क्लियर? तो लेट द बाय बी कैवेट एम्प्टर, उसमें ये बताया गया कि आपने खुद भी चेक नहीं किया तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते. यहां पे देखो, अ फ्रॉड और सॉरी एक्सेप्शन में, if such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of, underline करना, had the means of discovering the truth with ordinary diligence. नीचे सेक्शन 19 में एक्सप्लेन किया ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. एक एग्जाम्पल दिया है, देखना. ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन लीड्स बी टू बिलीव इरानियसली दैट 750 टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस पर एनम. ये ऐसा गलती से वो बता देता है, उसको भी क्लियरली पता नहीं है 750 टन्स पर एनम प्रोड्यूस की जाती है. बी एग्जामाइन्स द अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री व्हिच शुड हैव disclosed if ordinary diligence had been exercised by B that only 500 ton had been procured. Thereafter B purchases the factory in the circumstances B cannot repudiate the contract. क्यों? मैंने बोला 750 टन का प्रोडक्शन होता है वहां पे, तो आपके पास ऑप्शन था ना, चेक कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इमीडिएटली पता चलता. आपने कुछ भी नहीं किया और डायरेक्टली फैक्ट्री परचेस कर ली, तो सामने वाला डिफेंड कर सकता है क्या कि आपने चेक करना चाहिए था? कर सकता है, यस. नॉर्मल बहुत आसानी से पता चल सकता था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया तो ब्लेम आपके ऊपर भी जाता है. क्लियर? एंड लास्ट वन, ओके, मिस्टेक. मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक क्या होता है? सो मिस्टेक मतलब गलती, और गलती मतलब क्या? मतलब मिस्टेक. हाँ, और गलती से मिस्टेक. तो बोलो मिस्टेक मतलब क्या? मिस्टेक मतलब क्या? अरे कुछ तो भी डिफाइन करोगे ना, एग्जाम में जाके गलती लिखोगे. मिस्टेक इज अभी हंस रहे हो, एग्जाम का रिजल्ट आ जाए वो बोलते रिजल्ट इज मिस्टेक. हाँ, तो ध्यान दो, मिस्टेक मतलब क्या? रॉन्ग बिलीफ. रॉन्ग बिलीफ मतलब गलत सोचना, गलत समझना, उससे हम क्या बोलते हैं? मिस्टेक. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आप क्या समझते हो कि ये सही होगा, ए ऑप्शन, उसे सर्कल कर देते हो, ठीक है, वो नहीं रहता, सी है, तो क्या किया आपने? मिस्टेक. मतलब आपने क्या सोचा? जो सोचा वो गलत था.
जो सोचा वो गलत था, करेक्ट है, तो उसे क्या बुलाते हैं, मिस्टेक। ठीक है, अभी मिस्टेक में दो है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, दो है, वहां पे डायग्राम में लिख दो, मिस्टेक ऑफ, हाँ दिया है डायग्राम वैसे ही दिया, मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, तो उसमें मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अभी आप देखो आपको कौन सा लॉ पता होना चाहिए, इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ। अगर इंडियन लॉ पता नहीं है, गलती हो गई, इस वजह से गलती हो गई, ऐसा आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। सच में बताना उस पर्सन को, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं किया, इनकम कमाई, इनकम टैक्स पे नहीं किया, और वो बाद में बोलता है कि मुझे इंडियन लॉ पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि टैक्स देना पड़ता है। सर मैं तो अनएजुकेटेड हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, हो सकता ही नहीं। यस, उसने कमाया इनकम करोड़ों में, बराबर, और वो बाद में क्या बोलता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, इस वजह से मुझे कानून पता नहीं है, और कानून पता नहीं इस वजह से मुझे ये पता नहीं कि इनकम टैक्स देना पड़ता है, इस वजह से मैंने दिया नहीं, इस वजह से इस बार मुझे छोड़ दिया जाएगा। अरे वो तो अनएजुकेटेड है, और उसे पढ़ना नहीं आता, तो इंडियन लॉ कैसे पता होना चाहिए, पढ़ना ही नहीं आता, तो उनके लिए भी लॉ होगा, कैसे, हाँ, उनके लिए अलग लॉ होता है, ऐसा क्या। तो याद रखना, अगर एक ही बात है कि आपको अगर लॉ, इंडियन लॉ पता होना चाहिए, कुछ भी हो, तो अगर आपको लॉ पता नहीं, यू शुड हायर लॉयर, यू शुड हायर सीए। ठीक है, वो काम करके देंगे, इसी वजह से तो उनको बनाया गया ना। ठीक है, बट आपने जो भी है वो लॉ के हिसाब से ही करना चाहिए, अदरवाइज मैं अनएजुकेटेड हूं, मतलब एजुकेटेड नहीं हूं, ठीक है, इस वजह से मैंने खून किया, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मर्डर क्राइम है तो मैं खून ही नहीं करता, मुझे छोड़ दो, अभी अगले टाइम से नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, तो कहना है यहां पे क्या समझ में आ गया, नहीं इस बार गलती हो गई, पता ही नहीं था कि ये जो है वो क्राइम है, मतलब ये जो है वो गुनाह है, आज मुझे पता चल गया, आगे से कोई खून नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बोल सकता है, वो लाके दिखा दे, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा, मुझे कहां पे कानून पता है, मतलब अगर ये अलाउ कर दिया तो मतलब वहां पे खून करके सभी लोग बोलेंगे कि मतलब जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा भी होता है, खून करना क्राइम होता है, आज ही पता चला। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं, सॉरी बॉस। हाँ ठीक है, तो मैं जाऊं, तो ऐसा वहां पे चल सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, इंडियन लॉ पता होना ही चाहिए किसी भी हालत में, बट फॉरेन लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे लिख देना, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज, लिख देना मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, उसके सामने लिख देना मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड, ऐसा कोई भी रीजन नहीं बता सकते कि नहीं ये मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी इसे वॉइड बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे लिख देना मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, वहां पे लिख देना कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया, टाइम बार्ड डेट्स, 3 साल के बाद में ऑटोमेटिकली वो टाइम बार्ड बन जाता है, केस नहीं की दो। अभी ये आपको यहां पे आने के बाद में पता चला, पहले पता नहीं था, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, बहुत से लोग हैं कि 3 साल में अगर केस नहीं की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड बन जाता है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये उनको पता नहीं। तो इस वजह से 3 साल के बाद में वो पर्सन जो है वो खुद होके बोलता है ठीक है तेरा पैसा वापस करता हूं, प्रॉमिस दे दी, लिख के प्रॉमिस दे दी, ठीक है अभी 2 महीने में वापस कर देता हूं। ठीक है, और जब वो आपसे मिला, उसने बोला कि कुछ नहीं, अभी वहां पे कहीं वो 3 साल पहले से पैसा देना बाकी था, वो मेरे पीछे पड़ा था। ठीक है, अभी मैं उसे पैसे देने वाला हूं, मैंने उसे प्रॉमिस दे दी, मैंने उसको राइटिंग में प्रॉमिस दे दी, ऐसा आपको बोला। आपने बोला अरे रोहन सर ने पढ़ाया हमें, क्या पढ़ाया रोहन सर ने, 3 साल कंप्लीट हो गए ना तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं थी डिफॉल्ट के बाद में। तो बोलता कि यार मैं भी रोहन सर की क्लास में बैठता तो मुझे पता चलता पहले। ठीक है, तो उसे पता नहीं, ऐसे केस में उसने प्रॉमिस दे दी, अभी वो कोर्ट में जाके लड़ रहा है किस बात पे, कि मुझे पता नहीं था
कि ये पैसे देना कंपल्शन है, इस बात पे मैंने पैसे दे दिए, पता नहीं था इस वजह से, तो मुझे माफ कर दो, अगले टाइम से ऐसा नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा या वैलिड रहेगा? वैलिड। अब उसका एक्सक्यूज लेके कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या अवॉइड नहीं कर सकते। समझ आ गया? इस वजह से। लेकिन फॉरेन के लिए क्या होगा? वॉइड कह सकते हो, पता नहीं था, ये चीजें हमें पता नहीं थी। बाद में मिस्टेक फैक्ट की दो होती है, वन इज बायलैटरल, दोनों के साइड से गलती होगी, दोनों की सोच में गलती होगी, और यूनिलैटरल। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था 1 ग्राम ज्वेलरी, उसमें वो पर्सन जाके ये मान के ज्वेलरी परचेस करता है कि ये ओरिजिनल ज्वेलरी। इसमें 2 साइडेड मिस्टेक है या 1 साइडेड? 2 साइडेड है, 1 साइडेड है? जो बेच रहा है वो ये समझ के बेच रहा है क्या कि ये ओरिजिनल है? वो तो क्लियरली बोल रहे हैं 1 ग्राम ज्वेलरी एक्सेट्रा। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया? ये यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल मिस्टेक में आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब बोलने वाले की किसकी गलती हो गई? दुकानदार ने ऊपर लगाया था 1 ग्राम ज्वेलरी, ठीक है, और आप जाके ओरिजिनल मान के सस्ते में मिल रही सेल में, इस वजह से 30,000 का जो वहां पे नेकलेस है सोने का, वो 3,000 में मिल रहा है। वाह, ठीक है, मैं तो मेरी बीवी को 2 गिफ्ट करूंगा। ओके, तो ऐसा सोच के आपने 2 ले लिए, बीवी को, बीवी ने देख लिया, बोला कि क्या ही है, ठीक है, तो वहां पे सस्ते में मिल रही थी ज्वेलरी, 2 लेके आया मैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो बेचने वाला था उसकी सोच में गलती थी या लेने वाला उसकी सोच में? लेने वाले की सोच में गलती ना, क्या कि वो मान रहा था ये ओरिजिनल है, वो मान रहा था ये ओरिजिनल है। तो अभी क्या कर सकते हो, ठीक है, कि अभी वो दुकानदार के पास जाता, कहता है कि ये वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तो वापस लेंगे या नहीं? नहीं। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। एक साइड से गलती हो गई, एक पार्टी से गलती हो गई, तो क्या होता है? वैलिड होता है। तो वहां पे लिख देना, वहां पे लिख देना यूनिलैटरल जनरली कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, जनरली कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये समझने में गलती कर दी और पर्सन किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना ये समझने में गलती हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। 2 केस में, कौन से? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर नहीं समझ में आया, उसमें गलती हो गई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट वाइड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, या वाइड हो जाएगा। क्लियर? और बायलैटरल में क्या है? मिस्टेक दोनों साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ओके, मेरी जो बाइक है वो नीचे है, मैं तुम्हें सेल कर देता हूं। अभी हमारा डिसाइड हो गया कितने में, सब कुछ डिसाइड हो गया। हम नीचे जाते हैं और देखते हैं बाइक गायब, चोरी हो गई। समझ गया? मतलब मेरी भी गलती है, मैं भी क्या सोच रहा था बाइक है, आप भी क्या सोच रहे थे बाइक है, मतलब दोनों की गलती हो गई। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी क्या होगा? वॉइड, ठीक है। तो वहां पर लिख देना बायलैटरल में क्या? वॉइड। बायलैटरल में क्या होता है? वॉइड। बायलैटरल मिस्टेक में क्या होता है? वॉइड। तो बोलो, इंडियन लॉ समझने में गलती हो गई तो क्या? वैलिड ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाद में फॉरेन लॉ के लिए वॉइड हो सकता है, उसके लिए इवन अपने गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। आगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसमें यूनिलैटरल में जनरली वैलिड होता है, बट 2 केस में वॉइड होता है। कौन से 2 केस में? 2 केस में वॉइड होता है, जनरली वैलिड होता है, 2 केस में वॉइड होता है। क्या? मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग पार्टी एंड मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वॉइड हो जाता है। और बायलैटरल में क्या हो जाता है? बायलैटरल दोनों से भी गलती हो गई, तो ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता ना, तो क्या है? हमेशा वॉइड रहता है। और मिस्टेक किसमें हो सकती है? गुड्स की क्वालिटी, मैं जो सोच रहा था, आप जो सोच रहे थे, दोनों का गलत था। गुड्स है कि नहीं, उसकी गलती हो गई। बाद में क्या? आइडेंटिटी, गुड्स कौन से, टाइटल, ओनरशिप के बारे में कि ओनरशिप किसके पास है, उसकी गलती हो गई। आगे क्या? प्राइस और क्वांटिटी, इसमें से कोई भी गलती हो सकती है। तो समझ आ गया? इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, उसमें इंडियन लॉ से गलती हो गई तो क्या? क्या? वैलिड ही हो जाता है, करेक्ट है, वैलिड ही हो जाता है। तो आपने प्रॉपर लिखा है, किस केस में क्या होगा? इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, इज इट अलाउड? नो, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो ये वैलिडिटी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन लॉ उसमें चल सकता है, अवॉइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या? यूनिलैटरल जनरली वैलिड। 2 केसेस लिखिएगा आपने, वॉइड इन 2 केसेस। पहला कौन सा? आइडेंटिफाइंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाइंग पार्टी, उस केस में। ओके, आगे
बायलैटरल, बायलैटरल क्या होता है, वॉइड होता है। बायलैटरल में दोनों की गलती है तो वॉइड हो जाता है। कौन सी गलती हो सकती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ओके, या ओनरशिप, इसमें से किसी भी बात की गलती हो सकती है दोनों साइड से। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या है, कोई डाउट है, नो, डन, ठीक है। चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे सुबह, कल सुबह सुबह कितने बजे, एकदम सुबह 7 बजे। हाँ कल सुबह लॉ है 7 बजे से 10:30।